हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हालांकि आज ये शुरुआत है, यानी सीडीपी की पहली क्लास है, तो उम्मीद है आपसे कि वीडियो आपको पसंद आएगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बाय डेली आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। जो कि आपका पहले से मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अभी आज से सीडीपी का स्टार्ट हो गया है, और जल्द ही सभी विषयों को जो है प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे डेली देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई आपको परेशानी नहीं है। उसके बाद आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद बात दिया है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। देखिए, अगर आप सीटेट का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको चीज़ें आपने कभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं किया है, तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, जब भी कहा जाए, कहीं पर भी किसी ऑप्शन में आपको दंड का प्रयोग मिल जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, तो उसको आप नहीं लेंगे, वो गलत बात होती है। ठीक है, दंड देना ही नहीं है बच्चे को। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद दिया है पुराने प्रत्ययों के से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने समझा जाना चाहिए। तो ये बात भी देखिए गलत है। जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ाएंगे तो पुराने प्रत्यय से जोड़ के पढ़ाएंगे, और यहाँ पर दिया है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और उसके बाद दिया है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। याद करना भी यहाँ पर गलत बात होती है, निगेटिव बात होती है, निगेटिव बात है। ठीक है, निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर से तीनों ऑप्शंस आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि अगर विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देना है तो सबसे जो उचित प्रभावी विधि है वो है विद्यार्थियों को हम बहुत से उदाहरण दें और उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सीखेंगे, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, या जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो क्या अगर विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाएंगे तो क्या अच्छे तरीके से सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। उसके बाद जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, यानी शिक्षक जो है एकाधिकारवादी है और जो आदेश देता है बस वही होना चाहिए, यानी शासन वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ दिया हुआ था कि कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र किया जाता है, यानी सिर्फ पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र किया जाता है। तो ऐसी जगह पे नहीं। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं, कौन, विद्यार्थी, की वे क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वातावरण में जो है विद्यार्थी जो है प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके सामने। कूट वाला क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आए क्या पता चलता है? क्या बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, या बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो गया है, या बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए कुछ भाषा के उपकरणों का प्रयोग विकास कर लिया है? तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बिल्कुल बात सही है। तो एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को देखता है उड़ता हुआ और कहता है कि पक्षी। तो देखिए, बच्चे की जो स्मृतियां होती है पहले से भंडारित होती है, बिल्कुल बात सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तभी वह पक्षी जो है कि उसको बता रहा है, और उसको बताने के लिए उसने कुछ भाषा यानी भाषा के उपकरणों का उपयोग किया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी बिल्कुल तीनों के तीनों पॉइंट सही है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्तों, कि कोई शिक्षिका
अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, यानी आंतरिक प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न हो जिससे वो क्या हो सके, प्रोत्साहित हो सके किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। क्या यह आंतरिक प्रेरणा है? क्या यह भीतरी प्रेरणा इससे जागृत होगी? नहीं होगी, क्योंकि यह बाहरी है। क्या है? बाहरी है। वहाँ पर वो टॉफी के लिए जो है कि काम को जल्दी पूरा करेगा, तो यह एक बाहरी प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। चलो इसे उसे करने से पहले समाप्त कर लो, यानी यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया, कंपेयर कर दिया गया है। यहाँ पर भीतरी प्रेरणा नहीं जागृत होगी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, उसने यहाँ पर भी तुलना कर दिया गया है, तो ये पॉइंट कट गया। यहाँ पर पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यानी अंदर से उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, किसी ने उसको प्रोत्साहन दिया, शिक्षिका ने उनको ये कहा है कि इसे तुम कर सकते हो, तो वो आसानी से जो है कि उसको अंदर से प्रेरणा आएगी और वो क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित होकर उस काम को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। सेम क्वेश्चन है कि आंतरिक रूप से कैसे उसे प्रोत्साहित करना है, पर यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए दिया है पहला ऑप्शन कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि टॉफी, जैसे उसमें कि पहला एक ऑप्शन था, तो ये गलत हो जाएगा। उनमें चिंता और डर पैदा करके, बिल्कुल नहीं, डर आपको पैदा ही नहीं करना है। और प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, तो आपको प्रतियोगिता भी नहीं करनी है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर जो है कि हम आंतरिक रूप से उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो किस तरीके से, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसमें शिक्षक का सम्मान करे, तो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि हमको दंड का उपयोग करना ही नहीं है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, ये काम भी हमको नहीं करना है, केवल अच्छे अंक नहीं पाना है। और यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, डी ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो रट कर याद करने के लिए जिसमें प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, तो ये पॉइंट भी आपका कट जाएगा। याद करना गलत होता है, रट कर याद करना गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही क्या करें, सीखना पसंद करें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। दंड आपको देना नहीं है, तुलना आपको करना नहीं है, प्रतियोगिता करना नहीं है, तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है सबसे अधिक जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो देखिए अगर सब कुछ की पॉइंट यहीं पर है, सिर पदाभिमुख, सिर यानी सिर, सिर से पद, सिर पदाभिमुख यानी पद यानी पैर से है, यानी सिर से पैर की बात हो रही है। तो विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है सिर से पैर की तरफ, इसके अनुसार सिर पदाभिमुख दिशा के सिद्धांत के अनुसार। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ही क्या है दोस्तों कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वयस्कावस्था भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हम भाषाएं जो है कि बहुत हद तक उस पर जो है कि अपनी कमांड कर लेते हैं। ठीक है, और जन्म पूर्व का समय तो बिल्कुल होगा नहीं, जन्म से पूर्व आप भाषा कहाँ सीखते हैं, और मध्य बचपन का समय ये भी नहीं होगा। तो सबसे जो संवेदनशील समय होता है भाषा विकास के लिए वो होता है दोस्तों प्रारंभिक बचपन का समय, जिस समय आप भाषाएं सीखना प्रारंभ करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि एक 6 वर्ष की लड़की
खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होंगी। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर उसकी क्षमताएं जो है कि बहुत तरह संभव जो हो सकती हैं, किसकी प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकती हैं, तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता का और पर्यावरण का। चूंकि आनुवंशिकता किससे रिलेट करेगा, उसके माता पिता जो कि पहले से खिलाड़ी हैं, तो उसका भी कुछ जो है परिणाम मिलेगा, उसका भी कुछ असर होगा, और साथ साथ उस इन्वायरमेंट का जहां वह नित्य परीक्षण करने जाती है। तो ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो गौरवाहक क्या हो सकते हैं सामाजिकरण के? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं वो बनेंगे आपके विद्यालय और पास पड़ोस। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों लेव वाइगस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एक सेट के अंदर। ठीक है, तो इसको आप अलग से भी बिल्कुल पढ़िएगा, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। यहाँ पर दिया है पहला जो ऑप्शन स्कीमा की बात पियाजे साहब करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उद्दीपक अनुप्रक्रिया युग्मन ये भी नहीं होगा, संतुलन भी नहीं होगा। ये बात करते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया की, कौन? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। SCL अगर आप ये लोग याद रखते हैं, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीनों के बारे में कौन कहा था? तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। इसके बारे में हमने अलग जो है कि वीडियोस बना रखी है, और भी आपको आगे इस पे एक वीडियो आपको पार्टिकुलरली मिलेगा जिस पे आपको उनके क्वेश्चंस मिलेंगे, सवाल अलग से मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और कंटेंट भी साथ में मिलेगा, तो आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। यानी बच्चे ने यह उत्तर दिया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर क्या करेंगे? गर्व करेंगे। यदि आप अच्छा हैं तो आप क्या करेंगे? आपके माता पिता गर्व करेंगे, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए, यानी अच्छा रहना चाहिए। तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का जो है अनुकूलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार कौन सा जो है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो देखिए, जीन पियाजे साहब ने बच्चों को क्या कहा था? नन्हा वैज्ञानिक कहा था। क्या कहा था? नन्हा वैज्ञानिक कहा था। और वैज्ञानिक ही क्या करते हैं? खोजबीन करते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें निश्चित रूप से बताइएगा। चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं कि नहीं ये भी हमें बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें आप सीखे हैं इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे? क्योंकि अभी आपको ये शुरुआत है, आगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जीन पियाजे साहब से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा।
पॉइंट बहुत छोटा ही है, पर उसको इस तरीके से थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको दिक्कतें हो जाएंगी। समायोजन, सामीकरण, संशोधन, ये क्या है? तो यहाँ पर क्या दिया है कि निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो समावेशन और समायोजन। किस रूप में जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। तो ये जो है इस तरीके का को क्या कहते हैं? समावेशन और समायोजन के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार फिर से कहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।